हेलो गाइस, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स एचएसएससी के सभी एग्जाम्स जैसे कि पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी और एचएसएससी की और भी इसी तरीके के जितने भी एग्जाम्स है हरियाणा पुलिस का है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 किया था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 60 क्वेश्चन को सोल्व किया था और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके जो सभी ऑप्शन हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को, उन सारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है वो सदैव अधिक रहेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि राजस्व घाटे में हम सिर्फ राजस्व जो है उसी को काउंट करते हैं, लेकिन जो राजकोषीय घाटा है उसमें हम सरकार की जो टोटल इनकम होती है, कुल कमाई जो होती है सरकार की और जो खर्चा होता है उसका अंतर जो है निकालते हैं। इसके बाद है, भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब शुरू की गई थी। तो 1862 में स्टार्ट की गई थी पहली बार कागजी मुद्रा। उससे पहले जो पेपर करेंसीज हैं उससे पहले जो है सोने चांदी के सिक्के या फिर तांबा पर इस तरीके की जो धातुएं होती थी उनके सिक्के होते थे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपस में मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए, जन श्री बीमा योजना, जन श्री बीमा योजना जो है 2000 में स्टार्ट की गई थी, तो ये सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। एमजी नरेगा जो है 2003 में स्टार्ट नहीं की गई थी, 2005 में स्टार्ट की गई थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आम आदमी बीमा योजना 2007 में जो है स्टार्ट की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। एमजी नरेगा जो है महात्मा गांधी जो है रोजगार गारंटी योजना है, ये एक एक्ट जो गवर्नमेंट ने निकाला था जिसमें मनरेगा के तहत जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको साल के 100 दिन जो है काम दिया जाएगा और अगर काम नहीं दे पा रहे हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो रसायन को, केमिकल्स को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैनवेट का संबंध किससे है। सैनवेट का जो संबंध है वो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। इसकी फुल फॉर्म ही यही होती है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद 6th जो क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। तो इसका बौद्ध धर्म से संबंध है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है मानता था कि जो संसार है अस्थिर है, यानी कि कभी ना कभी उसको खत्म हो जाना है। जो चीज़ इस सृष्टि में बनी है उसका कभी ना कभी विनाश होगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो जो द्वार समुद्र है वो होयसल राजवंश की राजधानी थी। कौन से राजवंश की राजधानी थी, होयसल की। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन होता था। तो ये लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन होता था, मुहत्सिब, लोक आचरण अधिकारी। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 5 फरवरी को 1922 यानी कि 5 फरवरी 1922 को जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों वापस ले लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा नामक जगह जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक हिंसक घटना हुई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने अहिंसक तरीके से ये आंदोलन शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर अगर हिंसा ने जन्म ले लिया है तो मैं इस आंदोलन को यहीं पर रोकता हूँ। और इस आंदोलन के रोकने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ही गहरा धक्का लगा था, जिनमें से भगत सिंह भी एक होते थे, क्योंकि इतने छोटे छोटे उस एज के जो बच्चे होते थे उन सब ने उस टाइम पे महात्मा गांधी के कहने पर स्कूल जो है छोड़ दिया था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ही ये था कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। उनकी जो हमारे से इनकम होती है, जैसे कि वो यहाँ पर फोन, क्लोथ्स को बेचते हैं, मतलब विदेशी कपड़े जो यहाँ पर बेचते हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो उनका यूज नहीं करेंगे। और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे और टीचर्स भी वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ मेजर डिसीजंस जो है इस आंदोलन के तहत लिए गए थे। इसके बाद देखिए जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू किया था, 1942 में स्टार्ट किया था और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा। किस आंदोलन के तहत दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था, जो कि 1942 में स्टार्ट किया था। अब देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें कुछ प्रमुख जो नेता होते थे जिन्होंने भूमिगत रहते हुए काम किया था वो थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली। एक बार रिपीट कर देती हूँ, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जो है प्रमुख लीडर होते थे।
अरुणा आसफ अली जो है वो महिला होती थी जिन्होंने यहाँ पर काम किया था। इसके अलावा जो है एक अन्य महिला होती थी उषा मेहता, उन्होंने भी वहाँ पर जो रेडियो डिपार्टमेंट है उसमें खुफिया एजेंट के रूप में जो है कांग्रेस के लिए काम किया था। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में चलाया गया था। बंग भंग के विरोध में जो है ये आंदोलन चलाया गया था और इसके प्रमुख नेता जो है अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय होते थे। अब जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था उसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में जब जो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे तो उस टाइम पे दिल्ली दरबार लगा था और उसमें ये घोषणा की गई थी कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है उसको रद्द किया जाएगा और इसके अलावा जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली को बना दिया जाएगा। ये दो घोषणाएं कब की गई थी? 1911 के जो है दिल्ली दरबार लगा था जब 1911 में, और जो है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो है उस टाइम पे भारत में आए थे। इसके बाद देखिए सिविल नाफरमानी आंदोलन। सिविल नाफरमानी आंदोलन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको कहा जाता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो है डांडी मार्च किया गया था। ठीक है, डांडी मार्च या इसको नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है, यानी कि जो महात्मा गांधी थे और उसके 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। उन्होंने साबरमती से डांडी तक पैदल यात्रा की थी। कितने किलोमीटर की होती थी? 358 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती थी उसको उन्होंने पैदल कवर किया था। ठीक है, 358 किलोमीटर जब वो पैदल चल कर गए थे तो वो कब चले थे वहाँ से? तो वो 12 मार्च 1930 को चले थे। ठीक है, कब चले थे? 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले थे और वो वहाँ पर पहुँचे थे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचे थे? डांडी पहुँचे थे और 6 अप्रैल को डांडी पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया था। 241 मील या 358 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने कवर की थी। इसके बाद देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आया था स्वराज पार्टी का गठन, तो स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में किया गया था। 1923 ईस्वी में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने। ठीक है, किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? देखिए यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही हम कई बार जो है भावनाओं में इस चीज़ को भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हम सीधा यही सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस होगा, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का सीधा सीधा कनेक्शन सुभाष चंद्र बोस से होता है। लेकिन यहाँ पर जो विचार दिया था वो मोहन सिंह ने दिया था। यहाँ पर पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज बनाने का विचार जो है वो किसने दिया था? तो वो मोहन सिंह ने दिया था, जो कि भारतीय सेना के एक अधिकारी होते थे। अब उन्होंने क्या किया था? इसके बाद जो विदेश में रहने वाले भारतीय थे, इंडियन जो कि दूसरे देशों में रहते थे, उन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जिसका जो पहला सम्मेलन था वो जून 1942 में कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, बैंकॉक में हुआ था और वहाँ पर उन्होंने जो है डिस्कस किया था हमें किस तरीके से जो है काम करना है अपने देश की आज़ादी के लिए। अब देखिए सबसे पहले जो आज़ाद हिंद फौज है उसका विचार मोहन सिंह ने दिया था, लेकिन सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। कब किया था? 29 अक्टूबर को किया था। 29 अक्टूबर 1915 को किया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो आज़ाद हिंद फौज थी वो सरकार के लिए काम करती थी। उसका नाम आज़ाद हिंद फौज नहीं था, आज़ाद हिंद सरकार था। वो सरकार की एक सेना थी उस टाइम पे। लेकिन बाद में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने और जो प्रमुख लीडर थे उन्होंने लगभग 40,000 भारतीयों को उसमें शामिल कर लिया था और उसको आज़ाद हिंद फौज का नाम दे दिया था और उसका जो सर्वोच्च कमांडर था वो सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त कर दिया गया था। इसमें जो है जापान ने युद्धबंदी जो बना लिए थे उनको, उन सैनिकों को भी शामिल करने की जो है परमिशन दे दी थी कि हम उनको भी छोड़ देंगे। और 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर का जो टाउन हॉल था उसके सामने जो सुभाष चंद्र बोस होते थे उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा कौन सा था? वो नारा था दिल्ली चलो। ठीक है, कब दिया था ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने? 5 जुलाई को दिया था, 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 को 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। कहाँ से दिया था? सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है सुप्रीम कमांडर के रूप में उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युगम को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो करता है अंडमान और निकोबार को। किसको करता है? अंडमान और निकोबार को। इसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो डिग्री चैनल है, देखिए ये 9 डिग्री ये यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है। अब देखिए ये 9 डिग्री चैनल क्या है, ये एक तरीके से जल संधि है। जल संधि का मतलब होता है जो दो समुद्र हैं उनको मिलाने वाले, उनके बीच में जो एरिया होता है उसको कहा जाता है जल संधि। यानी कि यहाँ पर लैंड पार्ट है, यहाँ पर लैंड पार्ट है, तो ये जो बीच में एरिया है इसको कहा जाता है जल संधि। तो जो अंडमान और निकोबार है उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल है। ये तीनों याद रखनी है आपको। इसके बाद कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ये सोन नदी का है। हमें सोन नदी का रट्टा नहीं मारना है क्योंकि ये हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है सोन नदी सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में गंगा या ब्रह्मपुत्र होती हैं तो उनका जो है नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होगा। तो ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वो है कोलंबो। कौन सा है? कोलंबो। इसके बाद जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो वो किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तांबा में। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद देता है? वो देता है अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40। इसके बाद देखिए सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सूचना के अधिकार के संबंध में जो है कौन सा सही रहेगा? वो रहेगा आपका यह एक विधिक अधिकार है। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा, यह एक विधि अधिकार है। इससे पहले जो है एक हमारा क्वेश्चन रह जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या फिर शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ये जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है कहीं पर भी। हमारे इस भारत के संविधान में बजट की जगह पर जो शब्द यूज किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यहाँ पर जो है किसका यूज नहीं किया गया है? बजट का यूज नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? संसद के द्वारा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? देखिए संघवाद का मतलब क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथों में ना सौंपकर अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर दी जाए। जैसे कि हमारे भारत में है जो एक हमारी संसद होती है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं जिसको कि स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इस तरीके से पावर्स का, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो उस प्रणाली को, उस सिस्टम को फेडरलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फेडरलिज्म की पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो हमने कहाँ से अपनाई है? तो वो हमने अपनाई है कनाडा से। कहाँ से अपनाई है? कनाडा से। हरियाणा के किस जिले में एयरटेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है हिसार में। इसके बाद देखिए हरियाणा ने किस स्थान पर टिम्बर हेल्थ केयर और शिक्षा सहित एक ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कहाँ पर किया है? किसके साथ किया है? वो किया है रूस के साथ। किस हरियाणवी ने चेन्नई में आयोजित नेशनल बाइक चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। किसने हासिल की है? वो की है अभिमन्यु गौतम ने। किसने की है? अभिमन्यु गौतम ने। किस देश की संसद से 3 दिवसीय इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है इंग्लैंड से। अंबाला से दिल्ली के बीच कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन लगाए गए हैं? 6 लगाए गए हैं। ठीक है, कितने व्हीकल चार्जर स्टेशन लगाए गए हैं? 6। हरियाणा सरकार ने किस मंत्रालय के साथ समर्थ योजना के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ। किसके साथ किए हैं? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हटकेश्वर धाम मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये जींद जिले में आयोजित होता है। बेलारूस के मिन्स्क में 2019 में मेदवेदेव इवेंट के फाइनल में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने उसमें जीता है सिल्वर मेडल। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। हरियाणा के किस जिले को स्वच्छ दर्पण 2019 के तहत देश भर में पहला स्थान मिला है? तो वो मिला है रेवाड़ी को। देश का पहला सोलर आधारित ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है आपका सिरसा में। कहाँ पर लगाया जा रहा है? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना जो है वो 1972 में यानी कि 1972 में की गई थी। देश का पहला मैकेनाइज्ड प्लांट हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हिसार में।
कहाँ बनाया जा रहा है? हिसार में। हरियाणा में पहली बार सुपर ब्रेन योग का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये आपका किस जिले में किया गया है? भिवानी में किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? सुपर ब्रेन योग का आयोजन किया गया है। मिसेज हरियाणा 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्नेहा वर्मा ने। किसने जीता है? स्नेहा वर्मा ने। कौन सा खिताब? मिसेज हरियाणा का खिताब जीता है 2019 का। भारतीय शैली कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय शैली कुश्ती संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है नफेस सिंह राठी। हरियाणा की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो हरियाणा की नई मुख्य सचिव जो है केसनी आनंद अरोड़ा बनी है। नीति आयोग की हेल्थ रैंकिंग में स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा को इसमें मिला है 12वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 12वां, 12th। हरियाणा सरकार ने अत्याचार से पीड़ितों की सहायता राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? तो वो कर दी है हरियाणा सरकार ने 10,000। हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क किस जिले में बना है? तो ये किस जिले में बना है? फतेहाबाद में बना है। कहाँ पे बना है? फतेहाबाद। हरियाणा के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है महेंद्र जैन को। इसके बाद जो है ये आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41, डैश प्रोवाइड ए मीन्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डाटा स्ट्रक्चर। क्या रहेगा? डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबाउ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डिग्री ऑफ एसेसिटिविटी और जो है असेसिंग मेथड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें भी जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबाउ। सभी आंसर जो है इसके सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देन दैट ऑफ फिजिकल एडजेंसी इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। तो इसको जाना जाता है एल्गोरिथम के नाम से। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इसमें कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल। कौन सा शब्द है? लाल फूल। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प जो है तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के जैसे हैं, संस्कृत से मेल खाते हुए जो शब्द होते हैं और जिनको बाद में कन्वर्ट करके थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है वो होते हैं तद्भव शब्द। जो पुष्प है वो तत्सम है और फूल जो शब्द है वो कैसा रहेगा? तद्भव रहेगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण जो है इसमें कौन सा है? इच्छुक। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है। तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किसके लिए यूज हुआ है? तो ये हुआ है बहुवचन के लिए, क्योंकि एक वचन के लिए तो कर नहीं सकते हम तुम लोगों, द्विवचन के लिए भी नहीं, ये बहुवचन के लिए है। प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये जो है पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? पार्श्विक। इसके बाद निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें से रूढ़ शब्द जो है वैभव है। निम्न में से किसको हीरो मोटरकॉर्प के एक गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है बीएस धनोआ को। किसको किया गया है? बीएस धनोआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस बैंक ने चरणजीत सुरिंदर सिंह अन्ना को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो वो किया है एसबीआई ने। किसने किया है? एसबीआई ने किया है। कौन विंबलडन में महिला एकल में जीत दर्ज करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है कोरी गोफ। कौन बनी है? कोरी गोफ। किस कंपनी ने भारत को पहली इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल जो लॉन्च की है वो किसने की है? टीवीएस मोटर्स ने की है। किसने की है? टीवीएस मोटर्स ने। कौन सी बाइक की है? इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल। इसके बाद जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सोल्व करने हैं इनके फॉर्मूलाज के बेस पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट्स जो आपको डेली मिलते रहें, कंटिन्यू मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।